नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हमारा आरक्षी बैच फुल जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें कि हम आपके जो यूपी पुलिस में हमारे आरक्षी के जो कंपटीशन होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक से लेकर, शून्य से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक जिस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक आज का क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग हमारा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग जो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और फिर 1 बाय 1 हर एक उपसर्ग को, जितने भी टाइप के उपसर्ग हैं हमारे, एक एक उपसर्ग को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। पहला कि जब आप उपसर्ग याद करना चाहोगे, तो जब हम यहाँ पर आपको एक एक उपसर्ग पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं आज, तो आपको यहीं के यहीं ये उपसर्ग क्या होंगे, याद हो जाएंगे। दूसरा इससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में पहचानने में बहुत ही आसानी होगी कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको उपसर्ग याद होंगे तो आप बहुत इजीली पहचान जाओगे कि उपसर्ग इनमें से कौन सा नहीं होने वाला है और कौन सा होने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं उपसर्ग जो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है। उसी से इसकी क्या होगी, परिभाषा भी बन जाएगी। अब देखिए, 2 शब्दांशों से मिलकर बना है। पहला क्या है, उप, और दूसरा क्या है, सर्ग। तो उप का अर्थ होता है बच्चों पूर्व या फिर पहले, पूर्व या फिर पहले। और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। सर्ग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। तो जो शब्दांश हमारे किसी भी शब्द से पहले आकर जुड़ेंगे उनको उपसर्ग कहेंगे। ठीक, तो ये तो इसके नाम से क्लियर होगा भी, पहले जुड़ने वाला। ठीक, अब इसमें देखते हैं हमारी क्या क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले या पूर्व जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित, देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, परिवर्तित, प्रभावित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमारे उपसर्ग का क्या कार्य है, किसको उपसर्ग कहते हैं, ये यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या कि किसी भी शब्द से पहले जुड़ने वाले, यानी शब्द की शुरुआत में ही जुड़ने वाले वो शब्दांश जो जुड़ने के बाद क्या करेंगे, उस शब्द के, उस मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देंगे या उसको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रभावित कर देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पर क्या है, ये वी प्लस हार। अब आप जानते हो कि ये हार जो हमारा इसमें मूल शब्द दिया हुआ है, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, हार। हार से पहले हमने एक उपसर्ग जोड़ा वी, है ना। तो अब देखते हैं कि इसके अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ। हार का मतलब आप सब जानते हो, हार का मतलब क्या होता है। हार के कई मतलब होते हैं, एक तो गले में पहनाने वाला हार, दूसरा जीत हार वाला हार। लेकिन जब इसमें हमने वी जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द क्या बन गया, विहार बन गया। अब विहार का मतलब क्या होता है, घूमना। यानी इसने इसके अर्थ को बिल्कुल क्या करा, बदल दिया। उसके बाद अगर देखें समहार, तो क्या बन गया, संहार, मारना बन गया। आहार तो क्या बना, भोजन बन गया। मतलब एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा अलग अलग अर्थ वाले शब्द बन रहे हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि उपसर्ग कहते किसे हैं, दूसरा उपसर्ग का कार्य क्या है। ठीक, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह रहा है तो मैं थोड़ा और एग्जांपल आपको इसके दे देता हूं। जैसे हमारा एक शब्द है धान। अब धान शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं, धान किसको कहते हैं हम, चावल को या अन्न को हम धान कहते हैं। अब धान में हमने अलग अलग उपसर्ग जोड़े, हमारा क्या हुआ, अलग अलग शब्दों के अर्थ बदल गए। अगर प्रा जोड़ा तो क्या बन गया, प्रधान बन गया। वी जोड़ा तो क्या बन गया, विधान बन गया। सम जोड़ा तो, अब देखिए इसमें क्या हुआ, 2 उपसर्ग जुड़ गए। कई बार ये एग्जांपल में आपको या क्वेश्चन में आप क्या मिल सकता है, 2 उपसर्ग भी मिल सकते हैं, उसके भी हम आगे देखेंगे अभी। तो 2 उपसर्ग जुड़े इसमें, तो क्या बन गया, संविधान बन गया। उप बोलना तो उपधान बन गया, परि बना तो परिधान बन गया। तो किसी भी एक मूल शब्द में हम जब क्या करेंगे, अलग अलग उपसर्गों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अर्थ अलग अलग निकलते जाएंगे।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उपसर्ग की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, बनता है कई बारी। तो उपसर्ग की देखिए हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली उपसर्ग की विशेषता क्या है कि वो एक क्या है, शब्दांश है। ये क्या है, शब्दांश है, कोई पूरा एक शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का अंश है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, अव्यय भी कह सकते हो। ये शब्दांश क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय मतलब इन शब्दांशों को तोड़ा नहीं जा सकता, उपसर्ग के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, अव्यय की तरह बिहेव करते हैं। चलिए दूसरा इसकी क्या विशेषता है कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या है कि स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। स्वतंत्र अर्थ से मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ किसी उपसर्ग को लिखेंगे तो उस शब्दांश का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब किसी भी उपसर्ग को आप किसी मूल शब्द के साथ जोड़ोगे तब उसका कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, ये किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ये शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसके अर्थ को पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसका कि हमारा जो ये उपसर्ग है ये जब शब्दों से जुड़ेगा तो ये संधि की तरह बिहेव करेगा। अधिकतर कुछ केसेस में संधि की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें संधि नियम लागू रहता है, परंतु सब में लागू रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक, तो यहां से हमें 5 चीजें उपसर्ग के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली क्या कि ये शब्दांश है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अव्यय की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा हमको क्या हो गया कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तीसरा ये शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। चौथा ये जिस शब्द के साथ जोड़े जाते हैं उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या परिवर्तित करते हैं या फिर बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। और पांचवा क्या है, इनमें संधि नियम लागू रहता है और किसी किसी उपसर्ग में या किसी किसी शब्द में संधि नियम नहीं भी लगता है, लेकिन अधिकतर में क्या होता है, संधि नियम हमारा लगता है। अब देखिए अब क्या आ गई हमारी चीज, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज इंट्रोडक्शन उपसर्ग का जो रह गया, मतलब जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों मूल शब्द। मूल शब्द, अगर आप इस चीज को समझ गए, मूल शब्द को समझ गए, तो आप बहुत ही इजीली हर एक शब्द में से उपसर्ग को अलग कर पाओगे, पहचान पाओगे कि उपसर्ग क्या होता है। अब देखिए मूल शब्द से पहले क्या होता है, हमारा उपसर्ग आता है। मूल शब्द से पहले हमारा उपसर्ग जुड़ेगा और एक नया शब्द बना देगा। ठीक, इसीलिए उपसर्ग के थ्रू जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द हमारे स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बनते। अब देखिए इसमें क्या है, मूल शब्द का क्या होगा, अपना एक अर्थ होगा। हर एक मूल शब्द का क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है, अपना एक अर्थ वहन करेगा, लेकिन उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम किसी शब्द में कोई भी उपसर्ग पहचानेंगे तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को अलग अलग तरीकों से तोड़ के मूल शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हमारा एक ऐसा मूल शब्द बनेगा जिसका अर्थ निकलता होगा, हम बहुत ही आसानी से उपसर्ग को पहचान जाएंगे। ये ट्रिक या ये तरीका जो है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी क्या चीज जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। आप बस ये याद रखिएगा कि हर एक उपसर्ग से बने हुए शब्द में एक मूल शब्द होता है जिसका अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जरूरी नहीं है कि वो अर्थ जो उपसर्ग के साथ मिलकर शब्द बना है उसके जैसा ही हो, उससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है, उसके विपरीत भी हो सकता है, उससे मिलता जुलता भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्या उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उपसर्ग हमारे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में आप जानते हो कि जो हम ये लैंग्वेज लिखते या पढ़ते हैं इसमें 3 भाषाएं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, उन्हीं के प्रभाव से हमारी पूरी ये हिंदी बनी हुई है। सबसे पहली भाषा कौन सी है, संस्कृत। दूसरी हमारी हिंदी अपनी, और तीसरी कुछ विदेशी भाषाएं हैं जिनका प्रभाव हमारी भाषा पर देखने को मिलता है। तो उन्हीं के आधार पर क्या हुआ, इनका हमने 3 भागों में वर्गीकरण कर दिया जितने भी हमारे उपसर्ग यूज होते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। फिर आया
हिंदी भाषा के उपसर्ग और फिर आया विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखिए संस्कृत भाषा, आप जानते हो कि संस्कृत क्या है, हमारी बिल्कुल शुद्ध भाषा है। उस शुद्ध भाषा में जब हल्के हल्के बदलाव आता गया, विकृति आती गई, उससे हमारी क्या हुई, हिंदी बनी है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा बिल्कुल शुद्ध भाषा है और आप जानते हो जो बिल्कुल शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जो हिंदी के हमारे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और कुछ बदलाव कर दिया गया है, उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और जो विदेशी शब्द हैं उनको तो आगत शब्द कहते ही हैं। ठीक, तो हमारे ये 3 प्रकार के क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं आप इसको, संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी कह सकते हैं, हिंदी में तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं और हिंदी भाषा के उपसर्ग भी कह सकते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग तीसरा टाइप हो गया। अब चलिए 1 बाय 1 हम देखते हुए चलते हैं कि हमारे कौन कौन से उपसर्ग क्या क्या होते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें पहले तो सारे उपसर्ग बतलाऊंगा कि ये देखिए कितने उपसर्ग होते हैं, किस भाषा में कितने उपसर्ग हैं। उसके बाद हम एक एक 1 बाय 1 उपसर्ग को देखते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो संस्कृत भाषा में हमारे टोटल 22 उपसर्ग हैं। टोटल क्या है, 22 उपसर्ग हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये उपसर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको ये उपसर्ग याद है तो आप बहुत ही इजीली क्या देख पाओगे, कि आप बहुत इजीली शब्द बना पाओगे, एकदम उपसर्ग उसमें से अलग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मोस्टली संस्कृत के शब्द या संस्कृत के उपसर्ग ही अधिकतर पूछे जाते हैं, बाकी पूछो कोई सा भी सकता है। तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको मैंने पार्ट्स में लिखा है कि 8 आ वाले उपसर्ग हैं, पा वाले 4 हैं, फिर ना और दा वाले हैं, फिर ऊ वाले हैं, फिर सा वाले हैं और फिर नी और वी है। तो इसको आप इसी तरीके से याद रखेंगे, अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ, अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ, प्रा प्रति परा परि निर निस दुर दुस उद उप सु सम नी वी। ये हमारे टोटल 22 उपसर्ग हैं जो हम संस्कृत के यूज करते हैं, किसमें, हिंदी भाषा में। ठीक, उसके बाद हमारे नेक्स्ट आए तद्भव वाले हिंदी के उपसर्ग। इसकी जो संख्या है ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि कई लोग इसकी संख्या कुछ अलग बताते हैं, कई कुछ अलग बताते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ बुक्स मानती हैं। इसलिए क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इस पर सबकी राय एक जैसी नहीं है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल ही है। अगर आपसे गिनती पूछी जाएगी तो वो संस्कृत के उपसर्गों की ही पूछी जाएगी। वैसे नॉर्मली जो हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो 13 होते हैं। कौन कौन से, आ अद अन औ उ नी पर बिन भर दू का कु सु। ठीक है, ये हमारे 13 उपसर्ग हिंदी में होते हैं। इनको भी हम 1 बाय 1 फुल डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं, विदेशी भाषा आप जानते हो कि हमारी जो हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, इस पर 2 विदेशी भाषाओं का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? क्योंकि 2 देशों से लोग हमारे देश में आए, बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे, हम लोगों के बीच में रहे, भले ही वो आक्रांता थे या हमारे ऊपर राज करने आए, जो भी था, लेकिन वो यहाँ पर क्या हुआ, वो हमारे बीच में रहे। तो उनके रहने से क्या हुआ कि उनकी जो बोलचाल की भाषा थी उसके भी कुछ शब्द क्या हुआ, हमारी भाषा में आ गए। हमने उनसे भी कुछ शब्द सीख लिए, वो शायद हमारे सीख के गए नहीं गए, वो हमें नहीं पता। तो फिलहाल हमारे हिंदी भाषा में आप जानते हैं 2 कौन से, एक तो अरबी फारसी। क्यों? क्योंकि अरब साइड से मुगल जो ये थे सारे के सारे उधर से आए थे। दूसरा कौन सा है, अंग्रेजी भाषा। ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, हमारे इंग्लैंड से आए थे। तो इन दोनों भाषाओं का क्या है, हमारे हिंदी भाषा पर काफी इफेक्ट है। तो इन्हीं के क्या है, इन्हीं के कुछ उपसर्ग हमने पढ़ने होते हैं या हमारे सिलेबस में भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में आते हैं। तो टोटल हमारे जो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं वो कितने हैं, 19 हैं। इंग्लिश के उपसर्गों की संख्या भी, मतलब इंग्लिश के कई सारे उपसर्ग हो सकते हैं, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से संबंधित हैं। तो देखिए अरबी फारसी में कौन से हैं, बे बा बे बिला बद खुश एन गैर ना सर हम फी ला दर
कम, हर, अल, बेश, नेक। और इंग्लिश में हाफ, हेड, डिप्टी, चीफ, सब, कौ, वाइस, जनरल। अब देखते हैं हम इनको वन बाय वन फुल डिटेल में, संस्कृत के भी, हिंदी के भी, विदेशी भाषा के भी सारे उपसर्गों को देखते हैं। इनसे शब्द कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या इनका यूज है, वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग हमारे टोटल कितने हैं बच्चों, 22। ये डिजिट आप याद रखिएगा जरूर। तो संस्कृत का आप देखिए सबसे पहला उपसर्ग हमारा कौन सा है, अति, फिर अप, फिर अपि और फिर आ। इनके देखिए अर्थ भी मैंने यहां लिखे हुए हैं, जबकि मैंने भी आपको क्या बताया कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर आपने शायद ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यानी अगर आप इनको सिर्फ अलग से लिख देंगे, किसी भी शब्द के साथ जोड़ के नहीं लिखेंगे, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तब ये क्या करेंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे। अब उसके अर्थ में परिवर्तन कैसे करेंगे, अपने इस अर्थ के साथ इस टाइप से परिवर्तन करेंगे। जैसे अति, अति का मतलब क्या है, अधिक। अति का मतलब क्या है, अधिक या परे। अब ये जिस शब्द में जुड़ेंगे उसमें इन्हीं दोनों से रिलेटेड कुछ परिवर्तन करेंगे और हो सकता है इनसे अलग भी कुछ कर दें। जैसे अत्युत्तम। अब अत्युत्तम आप जानते हो कैसे बना होगा, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। अत्यंत, अति प्लस अंत। अत्याचार, अति प्लस आचार। अत्यल्प, अति प्लस अल्प। अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये किससे बने हैं, हमारे अति उपसर्ग से बने हैं। अति उपसर्ग का हमारा अर्थ क्या है, अधिक या परे। ठीक, उसके बाद कौन सा आता है, अप। जिस भी शब्द के पहले अप लग जाता है उसका अर्थ किस टाइप से बदलता है, या तो उसका अर्थ बुरा हो जाएगा या बिल्कुल विपरीत हो जाएगा अपने मूल शब्द से। जैसे अपराध, अपव्यय, अपमान, अपशकुन, अपयश, अपकार, अपंग, है ना। अब आप इसमें कोई सा भी एक शब्द ले लो, उसका अर्थ देखते हैं और फिर उसके अर्थ में जो बदलाव आया इसकी वजह से वो देखते हैं, है ना। हम ले लेते हैं अपव्यय। अब आप जानते हो अपव्यय कैसे बना होगा, अप प्लस व्यय। व्यय क्या होता है, खर्च होता है ना। अब खर्च में हमने अप जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपव्यय, मतलब बेकार का खर्च। यानी उसका जो अर्थ हमने बदल दिया वो कैसा हो गया, बेकार कर दिया हमने उस अर्थ को, बुरा कर दिया उस शब्द को हमने। तो अब शब्द क्या करेगा, अब हमारा उपसर्ग क्या करेगा, बुराया करेगा या फिर विपरीत कर देगा। अब जैसे मान, मान का मतलब क्या होता है, इज्जत देना। अपमान का मतलब क्या हुआ, बेइज्जती करना। तो इसने क्या करा, मान शब्द के अर्थ को बिल्कुल विपरीत कर दिया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपि। अपि हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भी। जैसे अपितु, अपिधान, अपि, अपिहित, अपिधि, है ना। अब इसमें क्या है, कुछ शब्दों में भी का अर्थ निकल भी सकता है, कुछ में नहीं निकल सकता। अब जैसे हम इस शब्द को ले लें अपिधान। अपिधान का अर्थ क्या होता है, ढक्कन। किसी भी बर्तन का ढक्कन, उसको हम बोलते हैं अपिधान। और अगर हम इसको अलग करेंगे यहां से तो क्या बनेगा, धान प्लस अपि प्लस धान। तो धान का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, चावल या फिर अन्न। तो अपिधान बल्कि एक नया शब्द बना दिया। तो इनके जो ये अर्थ हैं ये क्या काम करेंगे, ये अधिकतर इन्हीं शब्दों के अर्थ पे डिपेंड करेंगे। मतलब जो ये मैं उपसर्ग के आपको अर्थ बता रहा हूं, अधिकतर इन्हीं से रिलेटेड शब्द बनाएंगे। कई बारी क्या होगा, इनसे रिलेटेड नहीं भी बनाएंगे, कुछ अलग भी बना सकते हैं। फिर हमारा आया आ। नेक्स्ट उपसर्ग क्या है, आ। देखिए बच्चों मैं आपको वन बाय वन इसलिए बता रहा हूं, ये मैं आपको बहुत जल्दी से भी बता सकता था, फटाफट लिख के खत्म कर देता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता। लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। उसका रीजन क्या है ये सब कराने का, कि आप जानते हो कि अपने आप खुद से पढ़ने से ज्यादा आदमी सुन के सीखता है। सुन के सीखने से ज्यादा क्या करता है, देखे और सुने तो ज्यादा सीखता है। तो इसीलिए मैं आपको ये वन बाय वन डिटेल में, कि ताकि आपको ये सब यहीं पे याद हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना बचे। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत मेरी भी ज्यादा लग रही है और थोड़ी सी मेहनत बच्चों आपकी भी ज्यादा इसमें लगेगी, लेकिन इस मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। चलिए
अब हम तो हमारा जो नेक्स्ट उपसर्ग है वो कौन सा है? अति, अप, अपि, अधि। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है? अधि। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रधान या फिर श्रेष्ठ। ठीक, जैसे अधिपति, अधिकार, अध्यादेश, ये सब क्या बता रहे हैं? प्रधानता बता रहे हैं किसी चीज की, श्रेष्ठता बतला रहे हैं। तो अधि उपसर्ग क्या हो गया हमारा? इसका अर्थ क्या है? प्रधान या फिर श्रेष्ठ। ठीक, अब आपको जो भी शब्द मिले उसमें आप बहुत ही इजीली कैसे हटा सकते हो? अधि मूल शब्द अलग कर लो, पति अलग, अधि अलग, मूल शब्द अलग कर लो, कार अलग, अधि अलग। यहां पर क्या होगा? अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। क्या करा इसने? इसकी प्रधानता कर दी, श्रेष्ठता कर दी, बढ़ा दी इसकी वैल्यू को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये और कुछ है हमारे एग्जाम्पल, अधीक्षण, अध्यापक, ये सब किससे मिलके बने हैं? अधि से मिलके बने। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग आता है वो कौन सा आता है? अनु। अनु का मतलब है पीछे या फिर समान। अनुबंध, अनुभव, अनुकरण, अनुकूल, अनुरोध। ठीक, ये सब क्या है? इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अभि। अभि का मतलब है पास या फिर सामने। अभिलाषा, अभिशाप, अभिभाषण, अभ्यास, अभिमान, अभिमुख। आप इसमें से किसी भी शब्द में जब मूल शब्द अलग करोगे तो बहुत इजीली आप इसको प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, अभिभाषण ले लेते हैं, तो अभिभाषण में क्या होगा? भाषण मूल शब्द, उससे पहले अभि उपसर्ग। पहचानने का इसको यही तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा उपसर्ग आ। आ का मतलब है तक या से। आभूषण, आरक्षण, आकर्षण, आजन्म, आमरण, आगमन, आदान, आदर्श। ठीक, नेक्स्ट उपसर्ग हमारा अव। अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। अवकाश, अवनति, अवसाद, अवतीर्ण, अवगुण, अवतार, अवबोध, अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं उद। अब देखिए मैं आपको इसके अर्थ इसलिए बतला रहा हूं कि एग्जाम में कई बारी ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप इस उपसर्ग का अर्थ बताइए। तो उपसर्ग का अर्थ हम देखते हुए चल रहे हैं वन बाय वन। उद का अर्थ क्या होता है? ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अब देखिए ये जितने भी शब्द हैं हमारे, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उद्गम, उल्लंघन, उत्थान, उत्कर्ष, उद्घाटन, ये सब किससे मिलके बने हैं? उद उपसर्ग से मिलके बने हैं। अब अगर हम बात करें उन्नति की, तो उन्नति कैसे बना है हमारा? उद प्लस नति, उद प्लस नति। और जब हमने पढ़ा था कि जब दा में ना मिलता है तो क्या होता है? ना में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या हो रहा है? ये संधि वाले नियम भी फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग कौन सा है? उप। उप उपसर्ग का मतलब क्या है? पास या फिर सहायक। उपनाम, उपवन, उपस्थित, उपकार, उपहार, उपत्या, उपचर्या, उपक्रम। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? दुष। दुष का मतलब क्या है? बुरा या फिर विपरीत। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, दुस्तर, दुस्वप्न। फिर दुर। दुर का अर्थ क्या है? कठिन या फिर बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्घटना, दुर्गति। ठीक है, ये सारे शब्द अपने आप, इनको पहचानने का सबसे मैंने आपको, मैं ये सारे शब्द आपको क्यों दिखा रहा हूं कि आप किसी भी एक शब्द को पकड़िए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। जैसे हम ले लें दुर्गति, तो दुर्गति कैसे बना है? दुर प्लस गति। गति क्या हो गया हमारा? मूल शब्द हो गया। हमें जो सबसे मेन फोकस रखना है वो किस चीज पर रखना है कि ये जो हमारा मेन मूल शब्द हमें अलग करना है, इसका अपना कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि भाई, आप कहते हैं कि सर दुर्ग प्लस ती कर दे, तो ये जो हमारा बाद वाला मूल शब्द बन रहा है इसका कोई भी अर्थ नहीं है ना। अगर आप करना चाहें कि भाई दू कर दें अलग, जैसे अगर मैं करना कहूँ आपसे, भाई आप एग्जाम में थोड़ी सी इस चीज में भी कंफ्यूज हो सकते हो, भाई ऑप्शन में दू दिया हुआ हो तो आप दू अलग करके देख लेना। दू प्लस क्या बचेगा? ग्रति। अब ग्रति कोई शब्द होता है? नहीं होता, तो हमारा यहां से क्या निकलेगा? दुर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निस। निस का मतलब क्या है? बिना या फिर बाहर। निश्चल, निष्काम, निश्चय, निसंदेह, निष्कपट, निशंक, निस्सीन। फिर निर। निर का मतलब भी क्या है? बिना या फिर बाहर। नीरस, निर्जन, निर्मल, निराश, निरपराध,
निरपेक्ष, निरर्थक, निरादर, ये सारे शब्दों की आप प्रैक्टिस करते जाइए, इनमें से मूल शब्द अलग करते जाइए, और जिसका भी मूल शब्द आप अलग ना कर पाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत आपको उसका मूल शब्द निकाल के दिखलाऊंगा। क्योंकि अगर आप मूल शब्द अलग करना सीख गए तो आप उपसर्ग तो बहुत इजीली तुरंत अलग कर ही दोगे, फिर भाई ये बचा हुआ उपसर्ग होगा। फिर क्या है हमारा नी का मतलब भी क्या है, बिना या फिर विशेष, निडर, निवास, नियम, नियुक्ति, निषेध, निबंध, निकाय, नियोजन, निवारण। फिर क्या आया परा का मतलब क्या है, विपरीत या फिर पीछे या फिर अधिक। पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव, परावर्तन, पराविद्या, पराभूत। फिर परी का अर्थ क्या है, चारों, पर्यावरण, परिक्रमा, परिचय, परिवर्तन। फिर सु का अर्थ क्या है, अच्छा या फिर सरल, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुबोध, स्वागत, सुदूर, स्वच्छ। फिर हमारा क्या है प्रा का अर्थ क्या है, आगे या अधिक, प्रबल, प्राध्यापक, प्रस्थान, प्रचार, प्रयत्न। फिर हमारा क्या है प्रति का अर्थ क्या है, प्रत्येक या फिर विपरीत अर्थ कर देगा उसका वो, प्रतिघात, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिलिपि, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण। फिर नेक्स्ट क्या है वी का अर्थ क्या है, विशेष, या तो फिर किसी भी शब्द को, मूल शब्द को ये विशेष बना देगा, कुछ उसका विशेष अर्थ कर देगा, या फिर उससे भिन्न कर देगा। जैसे विपक्ष, विमुख, वियोग, विनाश, विदेश, विनय, विजय, विक्रय, विफल, विज्ञान। ठीक है, अब इसमें आप कोई सा भी एक शब्द ले लो, जैसे विजय ले ले, तो जय का क्या करा इसने, विजय कर दिया, उसको क्या बना दिया, विशेष बना दिया। और अगर हम ये ले लें, क्या नाम है इसका, विमुख, तो क्या हुआ, मुख को क्या कर दिया इसने, विमुख कर दिया, उसका क्या कर दिया इसने, भिन्न अर्थ कर दिया। लास्ट हमारा क्या है सम का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह या फिर पूर्ण, शुद्ध, सम्मुख, सम्मान, संगम, सम्मेलन, संपूर्ण, संतोष, संकल्प, समागम, संयम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए संस्कृत के 22 उपसर्ग, जिनके अर्थ भी मैंने बता दिया आपको, जिनके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए। अब आप इसमें से किसी भी शब्द को पकड़ लीजिए, उसको हम जैसे संतोष ले लें, सम प्लस तोष, क्या बना, संतोष। आप जानते हैं कि जब मां वर्ण में ता जुड़ेगा तो क्या बना देगा, ये ना में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, संधि वाले नियम हमारे इसमें लगेंगे। अब देखते हैं हम अपने हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो क्या है, आ, अद, अन, औ। शुरुआत में 4 देखते हैं। आ का मतलब होता है नहीं, यानी जो मूल शब्द कह रहा होगा उसका वो क्या करेगा, कुछ विपरीत शब्द बना देगा। जैसे कि सत्य है, तो जो सत्य नहीं है वो क्या है, असत्य है। किसी कारण से है और बिना किसी कारण के है तो अकारण। योग्य है और जो योग्य नहीं है वो अयोग्य है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो हमारा शब्द है उसका विपरीत शब्द बना देगा, बिल्कुल जो उसका अर्थ निकल रहा होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उससे विपरीत हो जाएगा, नहीं आ जाएगा उसमें। फिर क्या आता है अध का तो सिंपल सा है, आधा, अधमरा, अधपका, अधलिखा, अधबीज। फिर अन का मतलब भी क्या है, नहीं, अनसुना, जो सुना नहीं हो, अनबन, जो अनबन हो गई, अनमोल, जिसका मोल नहीं है, अनगिनत, जो गिने ना जा सके। फिर औ का अर्थ क्या है, बुरा या फिर हीन। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं, औगुण, औसर, औचक, औघट। तो औगुण क्या है, ये अवगुण का तद्भव रूप है। अगर इसका मैं पूछूं तत्सम क्या होगा तो अवगुण होगा। फिर हमारा क्या नाम है, वहां पर कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, अव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, औ है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। तो जितने भी हमारे इनको आप अलग करोगे तो ये क्या बनेंगे, मूल शब्द अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उनका मतलब क्या होता है, एक कम। उनका मतलब क्या है, एक कम। जैसे 29, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। तो उनका मतलब क्या है, एक कम। ठीक, इसी के क्रम में कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि ती, चौ, पच, इन सबको भी उपसर्ग मानते हैं। जैसे 25, 26, छब को भी मान लेते हैं। तो ये क्या है, गिनती वाले जो उपसर्ग हैं उसमें
हम कुछ उपसर्ग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उन है, उनका मतलब एक कम। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट उपसर्ग क्या आया, नी। नी का मतलब है नहीं, निकम्मा, निठल्ला, निपुता, निहत्था। फिर पर का मतलब दूसरा या बाद का, परलोक, परहित, परजीवी, परकोटा, परदादा, परदेसी, परकाज, परोपकार। बिन, बिन का मतलब निषेध, अभाव या फिर बिना। बिन मांगे, बिन ब्याह, बिन बोया, बिन जाया, बिन जाने, बिन माने। फिर भर, भर का मतलब पूरा या ठीक, भरकम, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई, भरपेट। फिर क्या आया, दू। दू का मतलब है कम या फिर बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। का मतलब भी बुरा, कठोर, कलंक, कचोट, कपूत। कू का मतलब बुरा, कुपात्र, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुरूप, कुमार्ग, कुचाल, कुमति, कुचक्र। फिर सू का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, कि जो सरल हो, सुडौल, सुजान, सुफल। ठीक है, तो ये हमारे 13 उपसर्ग हो गए 1 बाय 1। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो भी अर्थ हैं ये भी कई बार ये एग्जाम में आते हैं कि किस उपसर्ग का अर्थ क्या है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग क्या है, बै, बा, बे, बिला। अब देखिए इसमें एक और चीज आप थोड़ी सी अगर आपने ध्यान दी हो, तो हमारे जो संस्कृत वाले उपसर्ग हैं वो आप देखोगे वो तत्सम शब्दों में ही आपको जुड़े हुए मिलेंगे। वो किस में मिलेंगे आपको, तत्सम शब्दों में जुड़े हुए मिलेंगे। फिर जो हमारे हिंदी वाले उपसर्ग हैं, तद्भव वाले उपसर्ग हैं, वो आपको तद्भव शब्दों में जुड़े हुए मिलेंगे। ऐसे ही जो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं ये आपको अरबी फारसी के शब्दों में ही जुड़े हुए मिलेंगे। बा का मतलब है सहित, बखूबी, बशर्त, बदौलत, बनाम, बतौर। अब ये देखिए खूबी, शर्त, दौलत, नाम, तौर, ये सब क्या है, अरबी फारसी के शब्द हैं। बा का मतलब क्या हुआ, बा का मतलब भी सहित, बा इज्जत, बा कायदा, बा मुलायजा। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, अरबी फारसी के शब्द हैं। बे का मतलब है रहित, बेवजह, बेघर, बेवफा, बेगुना, बेदर्द। बिला, बिला का मतलब है बिना। बिना को ही शायद मेरे ख्याल से या तो ये शब्द इससे बना है या ये शब्द इससे बना है। जैसे हम बोलते हैं बिना शर्त, बिना कसूर, तो अरबी फारसी में क्या है, बिला शर्त, बिला कसूर, ना की जगह सिर्फ ला आ गया है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे आसान उपसर्ग पहचानने भी और समझने भी और इनका अर्थ समझना भी अरबी फारसी में ही है। क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल इसमें क्या है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि भाई जो अब ये हमारा वो लगा हुआ है उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होगा, बखूबी मतलब खूबी जिसमें हो, खूबी सहित, बशर्त शर्त के सहित, बदौलत दौलत के सहित, ऐसे ही बाइज्जत इज्जत के सहित, बेवजह वजह के बिना, वजह के रहित, बेघर घर के बिना। बहुत इजीली आप इनको समझ सकते हैं। इनको बस क्या करना है आपको, ये जो कुछ उपसर्ग हैं जैसे संस्कृत के उपसर्गों के अलावा बाकी उपसर्गों का बस थोड़ा सा आपको क्या आइडिया होना चाहिए, उनके अर्थ कैसे होते हैं थोड़ा थोड़ा भी पता होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो आप कोशिश करिए कि आप 22 के 22 उपसर्ग याद कर लें, जिससे कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ही हमें क्या होगा, सहूलियत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, बद। बद का मतलब आप जानते हैं बुरा, बदबू, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम। खुश, खुश का मतलब क्या है, श्रेष्ठ या फिर अच्छा, खुशामद, खुशनुमा, खुशखबरी। एन, एन का मतलब ठीक, एन वक्त पर, ठीक वक्त पर, एन मौका, ठीक मौका, एन आदमी, ठीक आदमी। गैर, गैर का मतलब निषेध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द। ना, ना का मतलब नहीं, नाकाम, नाबालिग, नालायक, नाराज। फिर सर, सर का मतलब क्या है, मुख्य या फिर प्रधान। सरकार, सरपंच, सरदार, सरनाम। हम का मतलब साथ, हमराही जो साथ चल रहा हो। हम शक्ल, जिसकी शक्ल क्या हो, हमारी जैसी हो। हम वतन, वतन में साथ रहने वाला। फी का मतलब प्रत्येक, फी आदमी, फिलहाल। तो फी का मतलब क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक हाल में। ला, ला का मतलब नहीं, परे, बिना, लापरवाह, लापता, लावारिस। दर, दर का मतलब में, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत। कम, कम का मतलब अल्प, कम अक्ल, कम उम्र, कम समझ। हर, हर का मतलब प्रत्येक, हरदम, हर हाल, हर मुकाम। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि अगर आप मूल शब्द देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप हर एक उपसर्ग पहचान लोगे। हर एक उपसर्ग आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि हमें क्या है,
मूल शब्द अलग करना चाहिए। पहला स्टेप यही है। दूसरा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछ लेता है कि भाई ये जो इसमें शब्द में उपसर्ग लगा है ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है। उसको पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप शब्द को देखिए, जो मूल शब्द बन रहा हो वो अगर आपका बिल्कुल तत्सम शब्द है तो हमारा संस्कृत का उपसर्ग होगा, तद्भव शब्द है तो हिंदी का उपसर्ग होगा, और ये इस टाइप के जो विदेशी शब्द हैं जो आपको लगेंगे थोड़ा सा उर्दू टच इसमें लग रहा है, वो क्या होगा, हमारा अरबी फारसी का शब्द होगा, उपसर्ग होगा। और जब आप देखेंगे कि भाई इंग्लिश वाले शब्द आ गए तो वो अंग्रेजी का उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अल। अल का मतलब क्या होता है, निश्चित। अलविदा, अलबेला, अलबत्ता, आपने सुना होगा कभी अलविदा ना कहना। अलविदा का मतलब क्या होगा, निश्चित विदा, मतलब अब फाइनली विदा, अब कोई मिलने का चांस या वापस बात बनने का चांस नहीं है। तो अल का मतलब हो गया निश्चित। बेश का मतलब अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत। नेक का मतलब भला, नेक काम, नेक राह, नेक दिल। ठीक है, अब देखते हैं अपने इंग्लिश के उपसर्ग। इंग्लिश के उपसर्ग हमारे कौन कौन से हैं। इंग्लिश के उपसर्ग को पहचानने का सबसे आसान तरीका, ये अंग्रेजी वाले शब्दों में ही जुड़े होंगे और अंग्रेजी जैसे ही होंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग, अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग कहां से आए या अंग्रेजी के शब्द कहां से आए। कई सारे इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिनको हमने हिंदी के शब्द बना दिया है कि अब वो हमें ऐसे लगते हैं कि हिंदी का शब्द यही है। अगर आपसे किसी चीज की सही हिंदी पूछ ली जाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे क्या, मैं भी कई शब्दों की शायद ना बता पाऊं, है ना। जैसे पैंट, शर्ट, रेल, ट्रेन, ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे बोलचाल में इतने आ गए कि अब हम हिंदी के शब्द यूज करते ही नहीं है, इन्हीं को हिंदी में लिख देते हैं। पैंट, शर्ट, माइंड, कमीज, ठीक है, डे, टिकट, ये सारे शब्द क्या हैं, अब हम इनको हिंदी में लिखने लगे हैं, ये हिंदी के ही शब्द बन गए हैं, लेकिन ये है क्या, इंग्लिश के शब्द हैं। तो चलिए वन बाय वन हिंदी इंग्लिश के उपसर्ग और देख लेते हैं। हाफ, हाफ का मतलब आप जानते हो आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ माइंड, हाफ कमीज, हाफ डे, हाफ टिकट, हाफ मैड। हेड, हेड का मतलब प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड क्लर्क। डिप्टी, डिप्टी का मतलब उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। चीफ, चीफ का मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज। सब, सब का मतलब भी उप होता है, सब रजिस्ट्रार, सब ऑफिस, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। कौ का मतलब सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। वाइस, वाइस का मतलब सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, जनरल का मतलब सामान्य, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर। ये सब पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको कोई शब्द मिल गया जनरल सेक्रेटरी, अब आपसे पूछ लिया कि भाई उपसर्ग बताओ, तो जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़े होंगे या नहीं जानता होगा वो सोचेगा यार इतना बड़ा उपसर्ग तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा उपसर्ग तो या तो वो जन लगा देगा, जा लगा देगा। तो आपको ये उपसर्ग पता होने चाहिए। आपको क्या करना है, तुरंत एक मूल शब्द अलग कर लेना है। मूल शब्द एक ही होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब एक और चीज इसमें आती है क्या, कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बतलाई थी कि जो हमारे उपसर्ग हैं ये अव्यय की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये अव्यय है नहीं, अव्यय शब्द नहीं है। ये जो अव्यय शब्द होता है, अव्यय शब्द क्या होता है, अव्यय शब्द का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये जब शब्द में मिलते हैं तब ये अर्थ निकलते हैं इनके, तब इन उपसर्गों के अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं या कुछ हमारे संस्कृत के अव्यय ऐसे हैं, ऐसे अव्यय शब्द हैं जिनको हम उपसर्गों की तरह यूज कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब संस्कृत के उपसर्ग लिखे जा रहे थे उन्हीं में ही इन अव्यय शब्दों को भी लिख दिया जाता, उन्हीं में क्या करते हैं हम, इन अव्यय शब्दों को भी लिख देते। तो सिर्फ इसमें और संस्कृत के उपसर्ग में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि संस्कृत के जो उपसर्ग है उनका अपना कोई अर्थ नहीं है, वो जब शब्द के साथ मिलेंगे तब उनका अर्थ बनेगा। अव्यय जो शब्द हैं इनका अपना अर्थ होता है, ये शब्द में चाहे जुड़े चाहे ना जुड़े इनका क्या होता है, अपना अर्थ होता है, इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, अधा। अधः का मतलब नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित। अंतः,
भीतरी, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अभाव, अशोक, अकाल, अनिति, चिर, बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु, पुनर्, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, बहिर्, बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, सत, सच्चा, सज्जन, संकल्प, सदाचार, सत्कार्य, पुरा, पुरा का मतलब पुरातन, पुरानी जो चीजें होती हैं, पुरातत्व, पुराव्रत, सम का मतलब समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, सह का मतलब साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी उपसर्ग आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं संस्कृत के, तो मैंने सारे करा दिए। हिंदी के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो करा दिए आपको, अरबी फारसी वाले भी सारे करा दिए, इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, और जो ये हमारे अव्यय शब्द हैं संस्कृत के ये भी मैंने आपको फुल डिटेल में बतला दिए। आप इन सब की स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सारे शब्द पता होने चाहिए और संस्कृत के उपसर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं आपके लिए उपसर्ग से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आप देखोगे कि आप बहुत ही इजीली, जो मैंने आपको मूल शब्द वाला पैटर्न बताया, मूल शब्द वाला तरीका बताया, उससे आप बहुत ही इजीली पहचान जाओगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए।